हेलो बच्चों, मैं बाय के गुप्ता। इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ्स लॉ को समझेंगे। देखिए, जो ओम्स लॉ होता है वो सिंपल सर्किट को डील करने के लिए होता है। यदि किसी सर्किट में एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ ईएमएफ दिए रहते हैं तो वो सर्किट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो ओम्स लॉ से सर्किट को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो 1942 में किरचॉफ्स ने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए 2 लॉ दिए, जिन्हें हम किरचॉफ्स लॉ कहते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, ये है जंक्शन पॉइंट ओ। इस जंक्शन पॉइंट ओ पर कई करंट आ रही हैं, जा रही हैं। तो इसमें देखिए, एक करंट है I1, ये करंट है I1, ये जंक्शन पॉइंट की तरफ आ रही है। ये करंट है I2, ये जंक्शन पॉइंट से दूर जा रही है। I3 करंट जंक्शन पॉइंट ओ से दूर जा रही है। I4 करंट जंक्शन पॉइंट ओ की तरफ आ रही है। I5 करंट यह जंक्शन पॉइंट ओ से दूर जा रही है। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ होता है, algebraic sum of all current meeting at a junction point is always zero. It is called junction rule. यानी किसी भी जंक्शन पॉइंट ओ है, यहाँ पर जितनी भी करंट आ रही हैं और जितनी करंट जा रही हैं, इन सब का algebraic sum 0 होता है। तो देखिए, यहाँ पर अकॉर्डिंग किरचॉफ्स लॉ हो जाएगा ओ जंक्शन पर। सबसे पहले हम सभी करंट को लिखेंगे। देखिए, करंट कौन कौन सी है, I1 है, I2 है, I3 है, I4 है, I5 है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, इन सबका एल्जेब्रिक सम कितना होता है, 0। अब देखिए, जो आने वाली करंट है जंक्शन पॉइंट पर, उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। I1 करंट क्या है, आ रही है, तो I1 कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। I2 करंट देखिए जंक्शन पॉइंट उससे दूर जा रही है, तो जाने वाली करंट नेगेटिव लेते हैं, तो I2 कैसी होगी, नेगेटिव। I3 करंट क्या है, जंक्शन पॉइंट से दूर जा रही है, तो I3 कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। I4 करंट जंक्शन पॉइंट ओ की तरफ आ रही है, तो I4 करंट कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, प्लस का साइन पहले से लगा हुआ है। I5 करंट जंक्शन पॉइंट उससे दूर जा रही है, तो ये करंट हो जाएगी नेगेटिव। तो I2 नेगेटिव, I3 नेगेटिव, I5 नेगेटिव, बाकी पॉजिटिव, इनका सम कितना हो जाएगा, 0। तो इसको हम लिख सकते हैं I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5। तो I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। तो जो माइनस है कौन कौन, I2 I3 I5, इसको हम राइट साइड लेके जाएंगे, तो हो जाएगा I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5। I1 I4 क्या है, I1 I4 आने वाली करंट, तो आने वाली करंट इज इक्वल टू I2 I3 I5 क्या है, जंक्शन पॉइंट से जाने वाली करंट, तो आने वाली करंट इज इक्वल टू जंक्शन पॉइंट से जाने वाली करंट। तो याद रखिए किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो किसी भी जंक्शन पॉइंट पर कई करंट आ रही हैं, कई करंट जा रही हैं, तो जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट जाएगी। तो Kirchhoff's first law, it states that algebraic sum of the current meeting at a point in an electric circuit is always 0. It is also called junction rule. देखिए, एक जंक्शन पॉइंट है O। इस जंक्शन पॉइंट पर 3 करंट दी हुई हैं। ये है I1, ये है I2 और ये है I3। I1 करंट आ रही है, I2 करंट आ रही है, I3 करंट जा रही है। यह है 10 एम्पियर और यह है I2 हमें फाइंड करना है, और I3 दी है, I3 इज इक्वल टू है 15 एम्पियर। तो I2 फाइंड करना है। तो देखिए, जंक्शन पॉइंट पर आने वाली करंट यानी I1 प्लस I2 इज इक्वल टू जाने वाली करंट I3। I1 कितना है, 10 एम्पियर, I2 फाइंड करना है, I3 15 एम्पियर। तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 माइनस 10, तो I2 हो जाएगा 5 एम्पियर। क्लियर। अब देखिए, हम किरचॉफ्स सेकंड लॉ को समझते हैं। क्या होता है सेकंड लॉ, इट स्टेट दैट एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट algebraic sum of EMF is equal to the algebraic sum of the product of resistance and current flowing through them. It is also called loop rule. This law is based upon the law of conservation of energy. देखिए, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसका क्लोज लूप दिया है, तो उस क्लोज लूप में EMF का algebraic sum, EMF E1 E2, तो EMF का एल्जेब्रिक सम उस लूप में करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। इसे हम लूप रूल भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए डायग्राम है, डायग्राम में 2 सेल्स दिए हुए हैं, एक सेल E1, दूसरा E2। रेजिस्टेंस गिवन है, R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है। इन रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट दी है। R1 में करंट I1 फ्लो हो रही है, R2 में करंट I2 फ्लो हो रही है, R3 में I3 फ्लो हो रही है,
R4 में I4 फ्लो हो रही है, R5 में I5 फ्लो हो रही है। तो इस तरह इसमें दो लूप जनरेट हो रहे हैं, ए लूप है फर्स्ट लूप, ए लूप है सेकेंड लूप, फर्स्ट लूप। अब इसको हम डिटेल से समझते हैं। देखिए एक क्लोज लूप सर्किट है, ए डी सी बी ए। इसमें दो सेल लगे हुए हैं, एक सेल है E1, दूसरा सेल है E2। यह सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। इसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 5। ये R1 रेजिस्टेंस है, R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है। अब देखिए बैटरी से करंट फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस R1 है, R1 में करंट फ्लो हो रही है I1, और जो रेजिस्टेंस R2 है इसमें करंट फ्लो हो रही है I2, और रेजिस्टेंस R3 है इसमें करंट फ्लो हो रही है I3, रेजिस्टेंस R4 है इसमें करंट फ्लो हो रही है I4, और रेजिस्टेंस R5 है इसमें करंट फ्लो हो रही है I5। तो इसमें एक लूप ये बन गया फर्स्ट लूप, ये लूप है, कौन सा फर्स्ट लूप है, ए सी बी ए। दूसरा लूप बन गया सेकंड लूप, ए डी सी ए, यह लूप है सेकंड लूप, ए डी सी ए। देखिए साइन कन्वेंशन है, आपको याद रखना है साइन कन्वेंशन। तो देखिए साइन कन्वेंशन याद रखिएगा, यदि करंट ऐसी फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज आई, ठीक है, तो कैसी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यदि करंट ऐसी फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज, ठीक, तो कैसी लेंगे, नेगेटिव लेंगे। सेकंड, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट याद रखिएगा, यदि बैटरी से करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, तो जो ईएमएफ है वो कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। बैटरी से करंट यदि क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, तो जो ईएमएफ है वो कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो दोनों पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए। फर्स्ट क्या है, करंट यदि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो उस करंट को हम लेंगे पॉजिटिव, करंट यदि क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो उस करंट को लेंगे नेगेटिव। बैटरी से करंट यदि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो बैटरी का ईएमएफ कैसा लेंगे, पॉजिटिव। बैटरी से करंट यदि क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो बैटरी के ईएमएफ को लेंगे नेगेटिव। देखिए हम लूप ले रहे हैं ए सी पी ए। तो इस लूप में दो सेल लगे हुए हैं, एक सेल E1 है, दूसरा E2 है। E1 है, E1 से करंट फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से फ्लो हो रही है, ठीक है। ये फर्स्ट लूप है, ये सेकंड लूप है। ये करंट कैसी फ्लो हो रही है, ये फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। और E2 की पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से करंट आउट होगी, नेगेटिव पर इन होगी, तो इससे करंट इस तरह से फ्लो होगी। यह करंट कैसी है, क्लॉकवाइज। अब देखिए इस सेल E1 से करंट कैसी फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैंने बताया, करंट यदि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो सेल का ईएमएफ कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव ईएमएफ आएगा। E2 सेल से करंट कैसी फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, तो उसका ईएमएफ कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। टोटल ईएमएफ ऑफ द क्लोज्ड पार्ट ABC है, तो A B C A, इसमें टोटल ईएमएफ दो सेल लगे हैं, एक E1 लगा है, एक E2 लगा है। सबसे पहले हम दोनों सेल को लिख लेंगे, एक E1 सेल है, दूसरा E2 सेल है। अब देखिए E1 सेल जो है इससे करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, और एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए हम सेल का ईएमएफ कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। E2 सेल है, E2 सेल से करंट कैसी फ्लो हो रही है, इस तरह फ्लो हो रही है। ये करंट है क्लॉकवाइज के लिए हम सेल के ईएमएफ को लेते हैं नेगेटिव, तो इसको हम लिख सकते हैं E1 माइनस E2, तो हो जाएगा E1 माइनस E2। अब देखिए क्लोज पाथ ABCA में हम रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम लेंगे। तो R1 में करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1, R2 में करंट कितनी फ्लो हो रही है, I2, R3 में करंट I3। तो हम इन करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लिख लेंगे। तो R1 में I1, तो I1 R1 प्लस I2 R2 में करंट I2 है प्लस I3 R3। अब देखिए R1 में करंट है I1 करंट है कैसी, इसको समझते हैं। I1 करंट है वो इधर फ्लो हो रही है, तो ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। देखिए इस तरह की डायरेक्शन है, यह एंटी क्लॉकवाइज। और हमने बताया था करंट यदि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो प्लस लेते हैं, तो I1 प्लस हो जाएगा। अब I2 ये रेजिस्टेंस है, इसमें करंट I2 फ्लो हो रही है, तो I2 करंट है ऐसी फ्लो हो रही है, तो ये भी इस तरह से लूप बना रही है। तो यह क्या, एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस, तो ये प्लस है।
अब I3 R3 रेजिस्टेंस है ये, इसमें करंट ये फ्लो हो रही है। तो इस फर्स्ट लूप के लिए ये करंट इस तरह से फ्लो हो रही है। तो यह है क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, बताइए। यह है क्लॉकवाइज, और मैंने बताया था क्लॉकवाइज करंट के लिए माइनस का साइन लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, I1R1 प्लस I2R2 माइनस I3R3। तो I1R1 प्लस I2R2 माइनस I3R3। अब देखिए अकॉर्डिंग किरचॉफ सेकंड लॉ, लूप ABC है, यानी ABCA इस लूप के लिए, तो किसी भी लूप के लिए किरचॉफ सेकंड लॉ से होता है टोटल EMF इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट। तो ABCA इस लूप के टोटल EMF क्या हो गया, ये निकाला E1 माइनस E2, तो टोटल EMF हो गया E1 माइनस E2 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस करंट का प्रोडक्ट, यहाँ पे हमने निकाला I1R1 प्लस I2R2 माइनस I3R3। तो ये हो गया रेजिस्टेंस और करंट के प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम, I1R1 प्लस I2R2 माइनस I3R3। तो किसी भी क्लोज लूप के लिए टोटल EMF इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट फॉर दैट लूप। अब देखिए फॉर क्लोज लूप ACDA ACDA के लिए हम देखिए किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे। अब ACDA कौन सा सेल लगा है इस लूप में, सेकंड लूप में सेल लगा है E2, तो टोटल EMF हो गया E2। अब एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट, R3 में I3, R4 में I4, R5 में I5 करंट फ्लो हो रही है। लिख सकते हैं सेकंड लूप के लिए I3R3, यह है I4 करंट, I4R4, तो I4R4, इसमें I5R5। अब देखिए करंट के लिए हम साइन लेंगे। I3 करंट है कैसी, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ये I3 करंट है, करंट ऐसी फ्लो हो रही है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा साइन आएगा, प्लस। I4 देखेंगे, I4 ये करंट है, ये ऐसी जाएगी फिर ऐसी जाएगी फिर ऐसी जाएगी, तो ये कैसी करंट है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस आएगा तो प्लस लगा हुआ। I5 करंट ऐसी जाएगी फिर ऐसी जाएगी, तो इस तरह फ्लो होगी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके लिए प्लस आएगा, तो इसके लिए प्लस आएगा। तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा I3R3 प्लस I4 R4 प्लस I5 R5। नेक्स्ट वीडियो में हम व्हीटस्टोन ब्रिज को समझेंगे। वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।